फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज 7 अक्टूबर हो गया। आप लोग ध्यान दीजिए, क्या हो गया आज? 7 अक्टूबर हो गया। आप लोगों के पास समय बहुत कम है, आप लोग पढ़ाई करते रहिए। क्या पता एग्जाम कैलेंडर आ जाए, पता चला आपकी तैयारी ही नहीं हुई है, आप अच्छे से पढ़े ही नहीं हो तो पछताना पड़े। इसलिए पहले से ही तैयारी में लगे रहिए। इधर देखिए, आप सभी के काफ़ी छुट्टियाँ भी निकल जाएंगी, दशहरा की, दीपावली की भी। आप लोग इसमें भी बिजी हो जाएंगे, जिससे पढ़ाई भी बाधित होगी। तो इसलिए अभी से आप लोग पढ़ते रहिए, ताकि इन छुट्टियों का कोई मतलब ना रहे आप सभी के लिए जो तैयारी कर रहे हैं। छुट्टियों त्यौहार तो मनाना भी ज़रूरी है, घर परिवार जाना भी ज़रूरी है, रहना भी ज़रूरी है साथ में। ऐसा नहीं जो लोग बाहर रह के पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, कोई जो है दिल्ली रह रहा है, कोई लखनऊ रह रहा है, कोई बनारस रह रहा है, कोई इलाहाबाद प्रयागराज यानी कि, तो कोई अयोध्या रह रहा है, जो बाहर लेके रूम लेके किराए पे भाड़े के लेके तैयारी कर रहे हैं। तो लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें, क्योंकि एग्ज़ाम का कोई वो नहीं है कैलेंडर कब जारी हो जाए। तो ऐसा ना हो कि आपका एग्ज़ाम कैलेंडर जारी हो जाए तो पता चले कि आपने तैयारी ही अधूरी है और फिर पश्चाताप हो। अभी तो क्योंकि इधर आपका काफ़ी समय नुकसान होगा। आप इधर दशहरा मनाएंगे, घर जाएंगे, फिर इधर आपका दीपावली आ जाएगा, उसमें भी जाएंगे घर पे, फिर इधर टाइम निकल जाएगा। तो टाइम को ध्यान में रखते हुए आप लोग पढ़ाई में लग जाइए, पढ़ाई कंटिन्यू जारी रखिए। ऐसा ना हो कि पढ़ाई में कंटिन्यू ना जारी रखें, बाद में पछताना पड़े आपका एग्ज़ाम का डेट आने के बाद। तो फ्रेंड्स, आप सब मुझे पहचान गए होंगे। मैं पुजारी यार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आप सभी के लिए मैं जो है सोशियोलॉजी सब्जेक्ट अर्थात समाजशास्त्र विषय लेकर आता हूं। आप सब में जो यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी, जीआईसी, जीडीसी, यूपीएससी, यूपीपीएससी, ऐसे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें सोशियोलॉजी सब्जेक्ट यानी समाजशास्त्र विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये जो है मैं आप सभी के लिए जो परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों की श्रृंखला लेकर आता हूँ। मैं व्याख्यात्मक रूप से कराता हूँ, ताकि ये प्रश्न कई आपके उत्तर बन जाए, उसमें कई प्रश्न तैयार हो जाए। ठीक है, तो आप किसी भी स्टेट से हो, इंडिया के किसी भी स्टेट से हो, भारत के किसी भी कोने से हैं, किसी भी स्टेट से, जैसे आप एमपी, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, यूपी, बिहार यानी उत्तर प्रदेश, बिहार से हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं से भी हैं तो तैयारी करते रहिए। क्योंकि ये जो प्रश्न उत्तरों की श्रृंखला है, मैं हर एक एग्ज़ाम में जो पूछे गए प्रश्न उत्तर रहते हैं उनको लेकर आता हूँ, जो एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है उसको लेकर आता हूँ। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों की श्रृंखला होती है आपके एग्ज़ाम ऑफ व्यू। तो इस क्लास को आप मिस ना किया कीजिए, ज़रूर देखा कीजिए, क्योंकि ये क्लास अगर आप देखते हैं तो परीक्षा में, आने वाली परीक्षाओं में जो है 100% जो है गारंटी है कि यहाँ से प्रश्न आपको ज़रूर मिलेंगे। यहाँ से प्रश्न आपको ज़रूर मिलेंगे, परीक्षा में सहयोग ज़रूर प्राप्त होगा। ठीक है, चाहे आप केबीएस, एनबीएस किसी भी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो इस क्लास को ज़रूर देखिए, मिस ना किया कीजिए। तो क्लास शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आप लोग जो है इस क्लास को शेयर कर दीजिए, ताकि इस निःशुल्क क्लास का बेनिफिट आपके और फ्रेंड्स को और मित्रों को, आप जैसे और मित्रों को प्राप्त हो जाए। और उसमें क्या है कि आपका एक शेयर करने में कुछ तो लगता नहीं है, और एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों की एक लाइक मेरी ताकत है जो है। इससे लगता है कि आप लोग जो है हमारी क्लास को देख रहे हैं। और चलिए क्लास की शुरू करते हैं। आप उम्मीद करते हैं कापी और पेन लेके ज़रूर बैठे होंगे, क्योंकि क्लास के बीच में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो इसको आप नोट करते जाइए। एग्ज़ाम के समय काफ़ी सहयोगी जो है साबित होता है। आप अगर ये नोट्स तैयार करते हैं एग्ज़ाम के समय, उसको पढ़ते हैं, दोहराते हैं, क्योंकि उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही आप नोट किए रहते हैं। तो इस प्रकार आइए शुरू करते हैं, देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 1 क्या है, और क्लास को शेयर कर दीजिए आप लोग। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं प्रश्न नंबर 1 क्या है आपका। ये देखिए, आज का आपका प्रश्न नंबर 1 है, ध्यान दीजिएगा इसको। किसने, और प्रश्न नंबर 1 कह रहा है आपका, ये प्रश्न नंबर 1 आप ध्यान दीजिए, ये कह रहा है किसने वाक्यांश अल्पविकसित का विकास गढ़ा। तो आपका ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए आर देसाई, ऑप्शन बी जी मॉडल, ऑप्शन सी समीर अमीन, ऑप्शन डी है ए जी फ्रैंक। प्रश्न क्या कह रहा है, किसने वाक्यांश अल्पविकसित विकास को गढ़ा। ये अल्पविकसित विकास को गढ़ा बात कर रही है ये प्रश्न आपका। तो इसमें से कौन हो जाएगा, ए बी सी डी में से आप बताइए इसका आंसर। आपका ए आर देसाई महोदय हैं, जी मॉडल हैं, समीर अमीन हैं, ए जी फ्रैंक महोदय हैं। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ए जी फ्रैंक महोदय हो जाएंगे, ये ऑप्शन डी, ये आपके ए जी फ्रैंक महोदय हो जाएंगे। क्योंकि
जो आपका आश्रिता के सिद्धांत के रूप में जो अल्प विकास की सिद्धांत का प्रतिपादन जो है किसने किया है, पी बरा ने किया है। पी बरा ने किया, आप नोट करके रखिए। जो इनकी जो है पुस्तक है द पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ, इसको नोट करके रखिएगा। ये पुस्तक किसकी, पी बरा का है। जो है द पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ में इन्होंने इस जो है अल्प विकसित का विकास को गढ़ा, इस शब्द को बनाया है ये आपके। और इस सिद्धांत का जो आपके प्रतिपादन किया है वो कौन है, आपके सुप्रसिद्ध जर्मन अर्थशास्त्री हैं। कौन है, एजी फ्रैंक महोदय। ये आपके ऑप्शन डी जो है सही आंसर है, ये एजी फ्रैंक महोदय। तो ये जो आपके हैं इन्होंने अल्प विकास की जो है ये परिभाषा को दिया है, इसके बारे में बता रखा है आपके एजी फ्रैंक महोदय। इनकी जो एक पुस्तक क्या नाम है, कैपिटलिज्म, नोट कर लीजिए आप लोग इसको, कैपिटलिज्म एंड अंडर डेवलपमेंट इन लैटिन अमेरिका। क्या है, कैपिटलिज्म एंड अंडर डेवलपमेंट इन लैटिन अमेरिका। ये इम्पॉर्टेंट है आपका एजी फ्रैंक महोदय का, इसको नोट करके रखिए। और अगला जो है डेवलपमेंट एक्यूमुलेशन, क्या है, डेवलपमेंट एक्यूमुलेशन, ठीक है, इसको नोट कर लिए। जो ये विश्व व्यवस्था सिद्धांत के में महत्वपूर्ण जो है स्वरूप को इन्होंने इसके केंद्र को परिधि में रख के इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। आपके कौन, ये एजी फ्रैंक महोदय। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपकी समझ में आ गया होगा कि अल्प विकसित का विकास किसने गढ़ा था। तो मैंने आपको बता ही दिया, आपकी जो है पी बरा ने गढ़ा है और इसको पूर्ण विकास का जो दर्जा दिया है आपके एजी फ्रैंक महोदय। आइए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है आपका। ये प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है आपका, ध्यान दीजिएगा आप लोग इसको। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है आपका कि निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक का संकेतक नहीं है। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक का संकेतक नहीं है। ये नहीं शब्द ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये इसमें से छांटना है। इन चारों ऑप्शन जो दिया है ए बी सी डी, तो कौन नहीं है मानव विकास सूचकांक का संकेतक। तो आपका ऑप्शन नोट करिएगा। ऑप्शन ए है आयु संभाव्यता, ध्यान दीजिए आप लोग। ऑप्शन बी शिक्षा, ऑप्शन सी राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन डी शहरीकरण का स्तर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइएगा। इसमें से आयु संभाव्यता है, शिक्षा, राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय है, शहरीकरण का स्तर है। तो ये कॉमन सेंस का प्रश्न है जो आप लोग पढ़े हैं थोड़ा सा भी, तो इसका आंसर ज़रूर बता देंगे। मानव विकास सूचकांक का संकेतक कौन सा नहीं है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ये शहरीकरण। ये मानव विकास सूचकांक का संकेतक नहीं है क्योंकि आप देखिए ये जो मानव विकास सूचकांक जो है एक सूचकांक है जिसका उपयोग जो है देशों के मानव विकास के आधार पर सभी लोग करते हैं, सभी इसका आकलन करते हैं, सभी देश। तो इस सूचकांक से जो है इस बात का क्या है आपको जानकारी होती है कि देश विकसित है या विकासशील है या अविकसित है। इस सूचकांक, मानव विकास सूचकांक के द्वारा जो है इससे आपको जानकारी प्राप्त होती है मानव विकास सूचकांक के द्वारा। क्योंकि आपका जो है ये मानव विकास सूचकांक जो जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय संकेतकों का एक समग्र आंकड़ा है जो मानव विकास के 4 स्तरों के देशों को श्रेणीगत उपयोग के लिए जाना जाता है, उपयोग किया जाता है श्रेणीगत बनाने में, इसका जो है श्रेणी प्रदान करने में कौन सा किस क्रम में है, कौन सा मतलब है आपका विकासशील है, कौन विकसित है, कौन अविकासशील देश है। तो इसी से जाना जाता है। जैसे जिस देश की जीवन प्रत्याशा, समझ गए आप, जिस देश की जीवन प्रत्याशा और शिक्षा का स्तर जीडीपी प्रति व्यक्ति अधिक होती है तो उस देश को उच्च श्रेणी में रखा जाता है। और मानव विकास सूचकांक का जो विकास किया है ये आपके नोट करके रखिए, जो आप लोग बता रहे हैं पाकिस्तानी अर्थशास्त्री आपके महबूब उल हक द्वारा किया गया है। ठीक है, क्या नाम है इनका, पाकिस्तानी अर्थशास्त्री हैं ये महबूब उल हक, इनका नाम नोट करके रखिए। इसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, तो ये शहरी का स्तर नहीं रहेगा, बाकी आपका ये जो है ये ए भी हो गया, बी भी हो गया, सी भी, यानी कि आयु संभाव्यता, शिक्षा, राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय ये मानव विकास सूचकांक के तहत आता है, शहरीकरण का स्तर नहीं आता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये प्रश्न भी आपके समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। ये प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है,
प्रश्न 3 कह रहा आपका निम्नलिखित में से उस समिति की पहचान करें जिसका भारत सरकार ने शहरी मलिन बस्तियों में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान देने के लिए सन 1982 में गठन किया गया था। ठीक है, प्रश्न आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। ये प्रश्न नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से उस समिति की पहचान करें कह रहा है जिसका भारत सरकार ने शहरी मलिन बस्तियों में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए 1982 में गठन किया था। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए है, नोट करके रखिएगा इसको। ऑप्शन ए करतार सिंह समिति है, ऑप्शन बी है श्रीवास्तव समिति, ऑप्शन सी कृष्णन समिति, ऑप्शन डी भोरे समिति। तो इसमें कौन सी समिति हो जाएगी? ये आप लोग जो है अगर पढ़ाई कर रहे होंगे तो इसका आंसर जो है आप लोग दे देंगे, क्योंकि ये करंट से एक तरह से जो है आपके पूछा जाता है ये प्रश्न जीएस में। आप जीएस की तैयारी करते होंगे तो इसमें भी, क्योंकि भाई कुछ ना कुछ तो जीएस तो पढ़ने पड़ेगा कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, क्योंकि बिना जीएस का तो काम होने वाला नहीं है। तो ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा आपकी जानकारी के लिए। ये जानकारी के लिए बता देता हूँ, ऑप्शन सी है कृष्णन समिति, क्योंकि भारत सरकार ने शहरी मलिन बस्तियों में जो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए, जो प्राथमिक स्वास्थ्य में क्या है देखभाल में, जैसे डिलीवरी है वगैरह, जो सरकारी डिलीवरी का दृष्टिकोण प्रणाली का संगठन करने के लिए, इसमें सुधार लाने के लिए, इसके तौर तरीकों में बदलाव देने के लिए सन 1982 में कृष्णन समिति का गठन किया गया था। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है आप सभी का। ये प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है। उम्मीद करता है कि आप सभी के समझ में प्रश्न आ रहे होंगे। ये सारे प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप लोग इस क्लास को मिस ना कीजिए, ज़रूर देखा कीजिए, क्योंकि ये आपको परीक्षा में काफ़ी सहयोग प्रदान करेंगे। ये प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, किसने सामाजिक उत्थानशीलता के रूप में जनन क्षमता के अध्ययन के लिए समाजशास्त्रीय व्याख्याएं दी है। ठीक है, प्रश्न 4 कह रहा है ये आपका कि किसने सामाजिक उत्थानशीलता के रूप में जनन क्षमता के अध्ययन के लिए समाजशास्त्रीय व्याख्याएं दी हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए है आर्सेन डुमोंट, ऑप्शन बी है किंग्सले डेविस, ऑप्शन सी डेविस ग्लास, ऑप्शन डी है जे हाउथॉर्न। ठीक है, तो इसमें से क्या हो जाएगा, कौन सा आंसर है? ये प्रश्न जो है आप जो पढ़े होंगे वही दे पाएंगे इसका आंसर, बाकी तो आप इसमें गेस नहीं कर सकते हैं किसी भी हाल में। प्रश्न नंबर 4 का तो आर्सेन डुमोंट महोदय जो हैं ये आपके आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन ए, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए आर्सेन डुमोंट महोदय हैं जो जनन क्षमता के अध्ययन के लिए समाजशास्त्रीय व्याख्या दी है। क्योंकि जो आर्सेन डुमोंट महोदय हैं ये 19वीं शताब्दी के अंत में ये फ्रांसीसी जनसंख्या के विकास का अध्ययन किया है इन्होंने। उसमें क्या इन्होंने बताया है, सामाजिक के संरक्षण शक्ति प्रदान यानी थ्योरी ऑफ सोशल क्या है कैपेबिलिटी। ठीक है, थ्योरी ऑफ सोशल कैपेबिलिटी का प्रतिपादन इन्होंने ही किया है, आप नोट कर लीजिएगा। कौन? आपके डुमोंट महोदय, ये आर्सेन डुमोंट महोदय ने। इनका जो सिद्धांत है समाज की उन्नति के लिए ये जाने जाते हैं, जो सिद्धांत दिया ये कहते हैं भौतिक जगत में जो स्थान गुरुत्वाकर्षण के नियम का है, सामाजिक जगत में वही स्थान सामाजिक के संरक्षण शक्ति का है। ये इनकी थ्योरी है, आपका ध्यान दीजिएगा ड्यूमा महोदय का। ड्यूमा जो है ने फ्रांस की जनसंख्या का विस्तृत रूप से अध्ययन किया है और स्पष्ट रूप से बताया है कि जनसंख्या का कोई एक सिद्धांत नहीं हो सकता। इन्होंने कहा सामाजिक विकास की 3 भिन्न अवस्था है। कौन कौन सी अवस्था बताया है आप नोट कर लीजिएगा। नंबर 1 इन्होंने कहा माल्थस का सिद्धांत, नंबर 1 इन्होंने क्या बताया है, माल्थस का सिद्धांत। और नंबर 2 इन्होंने क्या बता रखा आप नोट करके रखिएगा, क्यूलार्ड का सिद्धांत। और नंबर 3 इन्होंने जो बता रखा है आप नोट कर लीजिएगा, नंबर 3 क्या बता, सामाजिक के संरक्षण यानी शक्ति का सिद्धांत। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आपके समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है आपका। ये प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि महिलाएं उन्हें जन्मे क्या कह रहा है, महिलाएं उन्हें जन्मे जीवित बच्चों की संख्या, ठीक है, का वर्गीकृत किया जाता है। महिलाएं उन्हें जन्मे जीवित बच्चों की संख्या के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। इसे किस रूप में संदर्भित किया जाता है? आपका ऑप्शन ए जन्म क्रम, ऑप्शन बी जनन क्षमता, ऑप्शन सी है परिवार का आकार, ऑप्शन डी है समता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 5 का आप बताइएगा, क्योंकि इसका आंसर समता हो जाएगा, क्योंकि समता को जीवित भी कहते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। तो इसका आंसर समता हो जाएगा। ऑप्शन डी ये आपका सही आंसर है।
ठीक है, इसको आप लोग नोट करके रखिएगा। ऑप्शन डी सही आंसर है। कैसे? क्योंकि महिलाएं कह रहा है, महिलाएं उन्हें जीवित बच्चों की संख्या के अनुसार वर्गीकृत की जाती है। किसे? महिलाओं को। इसे समता के रूप में संदर्भित किया जाता है, क्योंकि जो इसका जो प्रयोग है आपका ये आया था ट्रिपल पी मॉडल, आपको याद होगा ट्रिपल पी मॉडल, अर्थात पर पर्सन पार्टी। ट्रिपल पी मॉडल का अर्थ है पर पर्सन पार्टी, यानी मॉडल के रूप में इसे प्रस्तुत किया जाता है, जो जन्म दर की व्याख्या और मातृ जन्म दर से संदर्भित है। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। ये प्रश्न नंबर 6 आप सभी का। ये कह रहा है कि सन 2011, ये देखिए आपका 2011 की जनसंख्या पे ये प्रश्न आधारित है। ठीक है, कह रहा प्रश्न नंबर 6 है, ये आप ध्यान दीजिए। कह रहा सन 2011 की यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार लैंगिक असमानता सूचकांक की दृष्टि से दुनिया के 187 देशों में, ठीक है, भारत का कौन सा स्थान है? 2011 की जनसंख्या के अनुसार जो कह रहा है, यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार लैंगिक असमानता आप जान ही रहे हैं, लैंगिक असमानता सूचकांक की दृष्टि से दुनिया के 187 देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो ऑप्शन ए 100वां स्थान कह रहा है, ऑप्शन बी 132वां स्थान, ऑप्शन सी 145वां स्थान, ऑप्शन डी 157वां स्थान। तो ये आपका जो है यूपी स्पेशल में भी ये प्रश्न मिल जाएगा आपका। तो कौन सा स्थान है आप लोग बताइएगा। तो 2011 की जनसंख्या के अनुसार जो है आपका ये 132वां स्थान भारत का है। ऑप्शन बी ये सही आंसर हो जाएगा। आप लोग ध्यान दीजिए कौन सा आंसर, ऑप्शन बी ये सही आंसर है। ठीक है, 132वां स्थान है, क्योंकि 2011 जो यूएनडीपी की मानव रिपोर्ट के अनुसार लैंगिक असमानता सूचकांक प्रस्तुत किया गया था, तो उसकी दृष्टि से दुनिया के 187 देशों में भारत का 113वां स्थान है। ठीक है, 113वां 2011 के, और 2015 जो में हुआ है भारत का सूचकांक 132वां स्थान है। ये 2015 के अनुसार है ये रिपोर्ट। किस सन 2015, इसको नोट करके आप रखिएगा। 2015 के अनुसार ये रिपोर्ट 132वां है। 2011 जनगणना में 2015 के अनुसार 132वां है। 2011 के जो है अनुसार आपका 113वां स्थान था। ठीक है, 2015 में 132वां स्थान था, और 2011 में आप लोग नोट कर लीजिएगा 113वां। 2000 में नोट कर देता हूँ 2000, ये देखिए 2011 के अनुसार 113वां स्थान था। नोट कर लीजिएगा, इसको आप गलत मत करिएगा। 2015 के अनुसार ये 132वां स्थान था। ठीक है, आप लोग इसको नोट करके रखिएगा। उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा इसका आंसर। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। ये प्रश्न नंबर आपका 32 हो गया। ये सॉरी प्रश्न नंबर 7 है आपका। ये आएगा कि नहीं आपका प्रश्न पूरा देखना पड़ेगा, छोटा तो नहीं करना पड़ेगा, आ जाएगा फ्रेंड्स, आप ध्यान दीजिए, समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये ऊपर जो है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं सुमेलित है। ये प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है आपका, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं सुमेलित है, पहचान कर सही उत्तर चुनिए। ये सही नहीं, ये ध्यान दीजिएगा, सही नहीं सुमेलित है, यही कह रहा है ना। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 7 है ना। तो ये कह रहा है कौन सा सही नहीं सुमेलित है। तो पहला ऑप्शन आप कह रहा है ये स्टेइंग, क्या कह रहा है, ये ऑप्शन ए है, ये स्टेइंग नहीं है, ऑप्शन ए आपका जो है ये पहला कह रहा है, ऑप्शन ए, स्टेइंग ए लाइफ, वोमेन इकोलॉजी एंड सर्वाइवल इन इंडिया। आप लोग ध्यान दीजिए, पहला कह रहा है आपका स्टेइंग ए लाइफ, वुमेन इकोलॉजी सर्वाइवल इन इंडिया। तो ये बता रहा है किसका है, वंदना शिवा का। ठीक है, ऑप्शन बी कह रहा है आपका विलेज कास्ट जेंडर एंड मेथड, है ना, एम श्रीनिवास का बता रहा है ये। ऑप्शन सी कह रहा है, आप ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन सी कह रहा है वायलेंस अगेंस्ट वीमेन न्यू मूवमेंट्स एंड थ्योरीज इन
इंडिया। तो ये किसका बता रहा है आपका, गेल ओमेट का, ये गेल ओमेट का बता रहा है ऑप्शन सी। ऑप्शन डी किसका बता रहा है, ये ऑप्शन डी परप्यूचुअल मॉर्निंग विंडोहुड, परप्यूचुअल मॉर्निंग विंडोहुड इन रूरल इंडिया, यही कह रहा है ना, रूरल इंडिया। तो ए के शर्मन का ये बता रहा। तो ये प्रश्न क्या कर रहा, ध्यान दीजिए, प्रश्न कर रहा निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं सुमेलित है, पहचान कर सही उत्तर दीजिए। यानी कि इसमें से जो है 3 सही है, कोई एक सही नहीं है। तो आपका ऑप्शन ये जो है ए हो गया, स्टेइंग ए लाइफ वीमेन इकोलॉजी एंड सर्वाइवल इन इंडिया, ये वंदना शिवा मैडम का ये सही ऑप्शन है। ठीक है, ये सही है, आप ध्यान दीजिए, ये बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन ये सही हो गया आपका। ऑप्शन बी है, कह रहा है विलेज कास्ट डेंजर एंड मेथड, एम श्रीनिवास का, ये भी सही है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी ए बी सी सही, ए बी सही हो गया। सी देखें क्या है, सी कह रहा है वायलेंस अगेंस्ट वीमेन न्यू मूवमेंट्स एंड थ्योरीज इन इंडिया, है ना। तो ये किसका, गेल ओमेट का बता रहा है। तो ये भी तो आपका सही है, ऑप्शन सी भी आपका सही है, ये ऑप्शन सी भी आपका सही है, ध्यान दीजिएगा। और बचा ऑप्शन डी, कह रहा ऑप्शन डी क्या कह रहा, परफ्यूज म्यूनिंग बुडहुड, है ना, इन रूरल इन इंडिया, ए के शर्मन, ये ए के शर्मन का नहीं है, आप ध्यान दीजिएगा, ये ए के शर्मन का ऑप्शन डी नहीं है। फिर ये डी किसका है, ये जो है आपका मार्था ए चेन का है, ये मार्था ए चेन जो है इनका है। तो इसको नोट करके आप रखिएगा, ये ऑप्शन डी जो है आपका परफ्यूल म्यूनिंग बुडहुड इन रूरल इंडिया जो है ए के शर्मन का ना हो के मार्था ए चेन का है। आप लोग इसको नोट करिएगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ये ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग उम्मीद करता हूँ ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या आपका कह रहा, प्रश्न नंबर 8। ये प्रश्न नंबर 8, थोड़ा सा इसको हल्का सा ऊपर अब आ जाएगा। आपका प्रश्न नंबर 8 कह रहा है आपका, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, ये प्रश्न 8 कह रहा है कि जननी सुरक्षा योजना, आप सब इसका नाम सुने होंगे, जननी सुरक्षा योजना का नाम आप सभी लोग सुने होंगे, ऐसा नहीं है कि जननी सुरक्षा योजना का नाम ना जानते हो। कह रहा है जननी सुरक्षा योजना भारत सरकार की योजना है, इसका किस उद्देश्य के साथ शुभारंभ किया गया था। यानी कि जननी सुरक्षा योजना भारत सरकार की योजना है, इसका जो उद्देश्य था क्या था, ये किस लिए इसकी शुरुआत की गई थी, ये कह रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या कह रहा है, आप ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए कह रहा मातृ एवं नवजात शिशुओं की मृत्यु दर में कमी लाना, ये ऑप्शन ए कह रहा है। ऑप्शन बी कह रहा है कि लड़कियों के शैक्षणिक स्तर में सुधार लाना और उनकी विरत, यानी कि विरत माने होता है ड्राफ्ट आउट, दरों में कमी लाना। ठीक है, ड्राफ्ट आउट क्या होता है आप जान रहे हैं, जो पढ़ाई के बीच में लोग अपना स्कूल छोड़ देते हैं, क्लास छोड़ देते हैं, उसको जो है ड्राफ्ट आउट कहा जाता है। जो लोग पढ़ाई के बीच में जैसे 6 में गए, 7th में गए, मतलब जूनियर 8 नहीं पास किए, 7th में क्लास छोड़ देते हैं, उसको ड्राफ्ट आउट कहते हैं, आप लोग ध्यान दीजिए। ऑप्शन सी कह रहा है लड़कियों को खेल एवं बाह्य कार्यकलापों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना, ये ऑप्शन सी कह रहा है। ऑप्शन डी कह रहा है लड़कियों के पोषण परक अंतर्ग्रहण और उनके समस्त स्वास्थ्य में सुधार लाना, तो ऑप्शन डी कह रहा है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे ऑप्शन आपकी समझ में आ गए होंगे, ए बी सी डी जो है। तो इसमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा, आप सब बताइएगा प्रश्न नंबर 8 का आंसर, क्योंकि इसका आंसर ये जननी सुरक्षा के बारे में आप सभी को लोग पता है, क्योंकि ये गांव घर शहर गली मोहल्ला हर जगह चल रहा है, तो इसके बारे में सभी को जानकारी होना चाहिए। तो ये ऑप्शन ए मातृ एवं नवजात शिशुओं की मृत्यु दर में कमी लाना, इसका आंसर हो जाएगा। क्या है ये ऑप्शन, ये ठीक है, ऑप्शन ये सही आंसर इसका है आपका, मातृ एवं नवजात शिशुओं की मृत्यु दर में कमी लाना। क्योंकि आप लोग जानते हैं जननी सुरक्षा योजना भारत सरकार की योजना है, इसका मातृ एवं जिला नवजात शिशुओं की मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से इस योजना का शुभारंभ किया गया था। आप लोग जान ही रहे हैं, शिक्षा ये इसकी योजना के तहत एम्बुलेंस वगैरह जो चलती है, आप एक फ़ोन कॉल करेंगे तो आपके डिलीवरी के लिए घर पे गाड़ियाँ आके सरकारी एम्बुलेंस खड़ी हो जाती है, जो कि आपका डिलीवरी जो है ले जाके सरकारी अस्पतालों में ही कराई जाती है। ये जननी सुरक्षा योजना आप लोग पढ़े ही होंगे, और इस समय
भारत में चल भी रहा है, आप जान भी रहेंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। आप लोग इस प्रश्न का उत्तर समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है आपका। ये कह रहा है कौन सा नारीवादी सिद्धांत इस विश्वास के द्वारा अवलक्षित होता है कि पितृतंत्र महिलाओं के उत्पीड़न का प्रमुख एवं सर्वदेशिक कारण है। क्या है ये प्रश्न 9 फिर से पढ़ लीजिए एक बार ध्यान से कि कौन सा नारीवादी सिद्धांत इस विश्वास के द्वारा अवलक्षित होता है कि पितृतंत्र महिलाओं के उत्पीड़न का प्रमुख एवं सर्वदेशिक कारण है। क्या ये पितृतंत्र की बात कर रहा है, ये पितृतंत्र, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए समाजवादी नारीवाद, ऑप्शन बी उदारवादी नारीवाद, ऑप्शन सी सांस्कृतिक नारीवाद, ऑप्शन डी क्रांतिकारी नारीवाद। तो ए बी सी डी में से कौन सा आंसर सही हो जाएगा, आप लोग भन्न से बताइए इसका आंसर, क्योंकि इसका आंसर गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लोग पढ़ाई करते होंगे। तो ये आपका ऑप्शन डी क्रांतिकारी नारीवाद इसका आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन डी, ठीक है। आप लोगों को उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न समझ में आ रहा होगा कि क्या है। महिलावादी आंदोलनों की जो द्वितीय लहर की शुरुआत हुई थी, कब हुई थी, नोट कर लीजिए, सन 1960 में हुई थी। जो महिलावादी आंदोलनों की शुरुआत की द्वितीय लहर सन 1960 की दशक में हुआ था, जिसमें आपके ये कौन थे, बेट्टी फ्रेडन महोदय हैं, जो इनकी पुस्तक थी, क्या पुस्तक का नाम नोट कर लीजिए, फेमिनिन मिस्टिक। क्या है, फेमिनिन मिस्टिक, बेट्टी फ्रेडन महोदय की पुस्तक है। ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, नोट कर लीजिए। इन्होंने इसमें अपने जो है महत्वपूर्ण भूमिका का रोल अदा किया था और कहा था इस लहर में क्रांतिकारी नारीवादी सिद्धांत की पृष्ठभूमि तैयार किया और कहा नारीवादी सिद्धांत इस विश्वास के द्वारा अवलक्षित होता है जो पितृतंत्र महिलाओं के उत्पीड़न का प्रमुख एवं सर्वदेशिक कारण है, इन्होंने बताया था। तो पितृतंत्र मतलब समझ गए, पितृतंत्रात्मक सत्ता के बारे में आप पढ़े ही हैं, सोशियोलॉजिस्ट के जो है सोशियोलॉजी के छात्र हैं तो जानकारी है, इसको बहुत व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, क्योंकि टाइम भी तो देखना है, आपका टाइम भी ज़्यादा हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपकी समझ में आ रहा होगा। ऑप्शन ये प्रश्न नंबर 10 आपका कह रहा है कि भाषाई विविधता का क्या अर्थ है। ये भाषाई विविधता का क्या अर्थ है, ये भाषाई विविधता जो है इसका क्या अर्थ पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए है अधिक लोगों का एक भाषा में बोलना, ऑप्शन बी कह रहा अधिक लोगों का दो भाषाओं में बोलना, ऑप्शन सी कह रहा लोगों द्वारा बोले जाने वाली अनेक भाषाएं, ऑप्शन डी कह रहा विभिन्न देशों की भाषाएं। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, आप सब बताइए। भाषाई विविधता किसे कहते हैं, इसका अर्थ बताना है। तो अर्थ में दिया आपका ऑप्शन है अधिक लोगों का एक भाषा का बोलना कह रहा है, बी कह रहा अधिक लोगों का दो भाषाओं में बोलना, अधिक लोगों द्वारा बोले जाने वाली अनेक भाषाएं कह रहा, ऑप्शन डी कह रहा विभिन्न देशों की भाषाएं। तो ये कॉमन सेंस का प्रश्न है, आप लोग इसका आंसर गलत भूल के भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोगों द्वारा बोले जाने वाली अनेक भाषाएं जो है भाषा विविधता का अर्थ हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, लोगों द्वारा बोले जाने वाली अनेक भाषाएं, तो ऑप्शन सी ये आपका सही आंसर हो गया। देखिए नोट करके रखिएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न का भी आंसर सबके समझ में आ गया होगा आप सभी लोगों को। इस प्रश्न का आंसर आप सभी लोग अगर आ जाए एग्जाम में कभी गलत नहीं करेंगे। तो अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है आप सभी के लिए। ये कह रहा है निम्नलिखित में से किसने समाजशास्त्र की परिभाषा सामूहिक प्रतिनिधित्व के क्रमबद्ध अध्ययन के रूप में दिया है। प्रश्न 11 आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने समाजशास्त्र की परिभाषा है सामूहिक प्रतिनिधित्व के क्रमबद्ध अध्ययन के रूप में दिया है। तो आपका ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स महोदय है, ऑप्शन बी इमानुएल दुर्खिम महोदय, ऑप्शन सी अगस्त काम्ट महोदय, ऑप्शन डी मैक्स वेबर महोदय। तो कौन इसमें आंसर सही हो जाएगा आप बताइएगा। ऑप्शन ये बी इमानुएल दुर्खिम महोदय जो हैं आपके आंसर हो जाएंगे, क्योंकि ये देखिए निम्नलिखित में से किसने समाजशास्त्र की परिभाषा सामूहिक प्रतिनिधित्व के क्रमबद्ध अध्ययन के रूप में दिया, तो इमानुएल दुर्खिम महोदय, आप इसको नोट करके रखिएगा। इमानुएल दुर्खिम महोदय के बारे में आप जानते ही हैं, ये आपके फ्रांसीसी समाजशास्त्री हैं, ठीक है। और इन्होंने जो समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधित्व का विज्ञान है ये आपके इमानुएल दुर्खिम महोदय ने ही कहा है, ठीक है। तो इनके बारे में आप अच्छे से पढ़े हैं अगर सोशियोलॉजी के छात्र हैं, क्योंकि इमानुएल दुर्खिम सभी के सिलेबस में पाए जाते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। व्याख्या करता थोड़ा ज़्यादा फ्रेंड, लेकिन समय बहुत ज़्यादा हो जाता है तो आप लोगों को लगता है कि क्लास लंबा खिंच गया, इसलिए क्लास को बहुत लंबा ना खींचे, जो इम्पोर्टेंट है मैं खुद आप सभी को बताता जाता हूँ, ठीक है। आपका कोई ऐसा है जो ना छूटे, जो जिसकी समझ में ना आए। तो आपका प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है, देखते हैं क्या है प्रश्न उत्तर नंबर 12। ये कह रहा है निम्नलिखित में से या किसकी परिभाषा है कि
समुदाय सामाजिक जीवन जीने का एक स्थान है जिसमें कुछ सीमा तक सुसंगत पाई जाती है। ये समुदाय की बात कर रहा है, कह रहा निम्नलिखित में यह किसकी परिभाषा है, परिभाषा पूछ रहा है किसकी परिभाषा, ठीक है। तो कह रहा परिभाषा में क्या, समुदाय जो है सामाजिक जीवन जीने का एक स्थान है जिसमें कुछ सीमा तक सुसंगत पाई जाती है। तो आपका ऑप्शन ए है मैकाबर एवं पेज, ऑप्शन बी है किम्बालेंग और आगबर्न, ऑप्शन सी हेनरी मैन, ये हेनरी मैन नहीं हेनरी मैन है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, हेनरी मैन है इसमें, ठीक है, इसमें हेनरी मैन है। ऑप्शन डी है किंग्सले डेविस, ठीक है। तो इसका ये किसकी परिभाषा है, समुदाय सामाजिक जीवन जीने का एक स्थान है जिसमें कुछ सीमा तक सुसंगत पाई जाती है। तो आप लोग बताइएगा परिभाषा किसका है। तो ये परिभाषा आपको मैं बता दूं मैकाबर एवं पेज महोदय का है। ऑप्शन ए जो है ये सही हो जाएगा, ये मैकाबर एवं पेज महोदय ने इस परिभाषा को दे रखा है, आप लोग नोट करके रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या, मेरे ख्याल से आपकी समझ में आई होगा। ये कि मैकाबर एवं पेज ने समुदाय को परिभाषित करते हुए कहा कि समुदाय सामाजिक जीवन का एक स्थान है जिसमें कुछ सीमा तक सुसंगति पाई जाती है, ठीक है। मैकाबर एवं जो है मैकाबर महोदय ने पड़ोस गांव को एक समुदाय के रूप में स्वीकार किया है, आप इसको भी नोट कर लीजिएगा। जो मैकाबर एवं पेज महोदय हैं, जो पड़ोस गांव है उसको एक समुदाय के रूप में स्वीकार करते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आपकी समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है। ये 13 नंबर कह रहा है प्रश्न, आप ध्यान दीजिए कि निम्नलिखित में से किसने अनिवार्यता समन्वित संघ, क्या है, अनिवार्यता समन्वित संघ की अवधारणा प्रतिपादन किया है। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किसने अनिवार्यता समन्वित संघ की एक अवधारणा को प्रतिपादन किया। तो ऑप्शन ए कह रहा कोजर महोदय, ऑप्शन बी डेरनडार्फ महोदय, ऑप्शन सी कोलिंस महोदय, ऑप्शन डी मार्क्स महोदय, यानी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप सब बताइएगा भनाभन इसका आंसर। तो ये डेरनडार्फ महोदय जो होंगे, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, आप नोट करके रखिएगा। ये डेरनडार्फ अनिवार्यता एवं समन्वित संघ की एक अवधारणा का प्रतिपादन किया है, डेरनडार्फ महोदय ने किया है, क्योंकि अनिवार्यता एवं समन्वित संघ की जो अवधारणा के प्रतिपादक रहा ये आपके राल्फ डेरनडार्फ महोदय हैं। इनका कहना है कि आधुनिक समाज के कुछ निश्चित विचार हैं, क्या कहते हैं कि ये नोट कर लीजिएगा कि आधुनिक समाज के कुछ निश्चित विचार हैं, कुछ निश्चित कल्पनाएं हैं, लेकिन ये कल्पनाएं जो है ठोस आधारों पर अवस्थित हैं। समाज में कई संस्थागत ढांचे हैं, संस्थागत ढांचे में क्या क्या है इन्होंने बता रखा, नोट करके रखिए। परिवार है, जात है, धार्मिक संप्रदाय है, राजनीतिक दल है, आर्थिक समूह है। ये डेरनडार्फ महोदय कहते हैं कि समाज में कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, इन संस्थाओं की उनकी निरंतरता बांधे रखती है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपके समझ में आ गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, कह रहा है ये प्रश्न नंबर 14 यानी प्रश्न नंबर 14। ये कह रहा है आपका कि पुरस्कार और दंड भूमिका प्रत्याशा से संबंधित है जिसे जाना जाता है। अच्छा, ये प्रश्न 14 आपका कह रहा है, ध्यान दीजिए कि पुरस्कार और दंड भूमिका प्रत्याशा से संबंधित है ना। तो जिसे जाना जाता है यानी किस रूप में जाना जाता है, पुरस्कार और दंड भूमिका प्रत्याशा को जो संबंधित है किस रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन ए का है लोकरीत के रूप में, ऑप्शन बी का है लोकाचार, यानी लोकाचार को फोकवेज भी कहते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन सी कह रहा मानदंड, ऑप्शन डी कह रहा जो है संस्वीकृत में, ठीक है। तो कौन सा आंसर इसका हो जाएगा, प्रश्न नंबर 14 का आप सब बताइएगा। तो इसका आंसर संस्वीकृत हो जाएगा, ये ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी इसका आंसर है। क्योंकि जो पुरस्कार और दंड भूमिका प्रत्याशा से संबंधित है जिसे संस्वीकृत कहा जाता है, संस्वीकृत के अंतर्गत आपके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों भूमिकाओं का जो है अपनाकर इस सामाजिक व्यवस्था को संतुलित एवं नियंत्रित करने की कोशिश किया जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या है, प्रश्न नंबर 15। ये क्या कर रहा है आपका प्रश्न नंबर 15, देखिए सॉरी फ्रेंड। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कौन सी सूची सही सुमेली से सही का चयन करें, यानी कौन सी सूची सही सुमेली से सही सूची का चयन करें ये। अच्छा, तो ऑप्शन ए कह रहा है, देखिए सूची एक दूसरे के आमने सामने। ये प्रश्न नंबर 15 जो आप ध्यान दीजिएगा, ये सूची क्या है, मतलब ये जो आपका ये एरिया है, आपका ये वाला एरिया, आप ध्यान दीजिए, ये आपका अवधारणाएं हैं और ये अवधारणाओं का ये जो ये है एरिया अर्थ है, ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो ये जो अवधारणाएं समुदाय, जैसे ऑप्शन ए है समुदाय, समुदाय क्या कह रहा है, हम की भावना पाई जाती है कह रहा है, आप लोगों को बताना है कौन सा
कह रहा है सही चयन करें, सूची का सही चयन करें। संस्था में जात पाई जाती है बता रहा है, ऑप्शन बी संस्था में जात पाई जाती है। ऑप्शन सी कह रहा है संघ में श्रमिक संघ पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन डी कह रहा है उपरोक्त सभी। तो कह रहा है कौन सी सूची सही सुमेलित है, सही का चयन करें। तो ये आपका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है, ऑप्शन सी भी सही है। तो इस हिसाब से आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्योंकि आपने पढ़े ही होंगे समुदाय में हम की भावना पाई जाती है, संस्था में जाति वगैरह पाई जाता है, संघ श्रमिक संघ है ना। तो इसको तो मुझे मेरे ख्याल से आप सभी को प्रश्न ये समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है आप सभी के लिए। प्रश्न उत्तर नंबर 16 ये कह रहा है निम्नलिखित में से किसने पारंपरिक एवं आधुनिक समाजों को समझने में क्रमशः परिस्थिति और संविदा की अवधारणाओं का उपयोग किया है। प्रश्न नंबर 16 ध्यान दीजिए आप लोग कि निम्नलिखित में से किसने पारंपरिक एवं आधुनिक समाजों को समझने में क्रमशः परिस्थिति और संविदा की अवधारणाओं का उपयोग किया है। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा लिंटन महोदय, ऑप्शन बी कह रहा हेनरी मैन, ऑप्शन सी कह रहा मर्टन, ऑप्शन डी कह रहा नॉडेल महोदय। मर्टन जान ही रहे हैं, रॉबर्ट किंग मर्टन। नॉडेल मतलब जान रहे हैं, एसएफ नॉडेल हैं। लिंटन जान ही रहे हैं, और राल्फ लिंटन हो गए। हेनरी मैन को आप जान ही रहे हैं, ठीक है। ये क्योंकि ये सब आपके सिलेबस में है। यदि आप जो है पीजीटी और यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो सभी सिलेबस में ये सब राइटर मिल जाएंगे आपके, ठीक है। ये यहाँ से प्रश्न मिलते हैं। अगर ये राइटर नहीं मिलते हैं आपके तो इनसे संबंधित राइटरों से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। ये मत आप लोग सोचिएगा कि ये प्रश्न अरे यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए, पीजीटी के लिए, नहीं। ये पीजीटी में भी मिलेगा, यूजीसी नेट जेआरएफ में मिलेगा। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करते हैं तो आपको उसमें भी मिलेगा, ठीक है। चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज के हों, चाहे आप मैनेजमेंट कॉलेज वाले हों तैयारी करते हैं। ये मत सोचिएगा ये प्रश्न नहीं मिलेगा। इस प्रकार के प्रश्न हर जगह मिलते हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं है, मैं ऐसे प्रश्नों को ही लाता हूँ जो कि ये आप लोगों के लिए एग्जाम ऑफ भी इम्पॉर्टेंट है। हर परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। मैं बार बार कहता हूँ ये भी या तो प्रश्न पूछे जा सकते हैं या पूछे गए प्रश्न हैं, ठीक है। पूछे जाने की संभावना वाले प्रश्न हैं। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। आप लोग अब तक तो आंसर जो है जान ही गए होंगे। इसका क्या है कि निम्नलिखित में से किसने पारंपरिक एवं आधुनिक समाजों को समझने में क्रमशः परिस्थिति और संविदा की अवधारणाओं का उपयोग किया है। तो आपका आंसर हेनरी मैन महोदय है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी है, हेनरी मैन महोदय। नोट करके इसको रखिएगा। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सब, ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है आपका। ये प्रश्न मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। पारंपरिक एवं आधुनिक समाजों का समझने में क्रमशः जो परिस्थिति और संविदा की अवधारणा का उपयोग हेनरी मैन महोदय ने किया है। क्योंकि परिस्थिति समाज वह समाज है जिसे प्रदत्त परिस्थिति का महत्व अधिक होता है। कौन कहा है? आपके हेनरी मैन महोदय कहे हैं, ठीक है। ये हेनरी मैन महोदय, आप लोग ध्यान दीजिएगा, हेनरी मैन महोदय ने ये कहा है। और क्या कहा है इन्होंने, हेनरी मैन महोदय ने ये कहा है कि ग्रामीण समाज, सरल समाज तथा भारतीय समाज को परिस्थिति समाज माना जाता है। और संविदा समाज वह समाज है जिससे अर्जित परिस्थिति का महत्व अधिक होता है। शहरी समाज जटिल समाज तथा पश्चिम समाज को संविदा समाज कहा जाता है। नोट कर लीजिएगा, शहरी समाज जटिल समाज तथा पश्चिमी समाज को संविदा समाज कहा जाता है। संविदा समाज में अर्जित परिस्थिति का अधिक महत्व होता है, ठीक है। आप अर्जित परिस्थिति के बारे में विस्तार पूर्वक बता रखा हूँ, जान रहे हैं ना कि ये। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है आपका। प्रश्न नंबर 17 ये क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। प्रश्न नंबर 17 ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से यह किसका तर्क है कि सम्मान को विशिष्ट सकारात्मक अथवा नकारात्मक सामाजिक आकलन के पदों में परिस्थिति समूह की पहचान की जा सकती है। प्रश्न आप समझी गए होंगे। प्रश्न नंबर 17 तो ऑप्शन ए है राल्फ डे लिंटन महोदय है, ऑप्शन बी मैक्स वेबर महोदय, ऑप्शन सी है एसएफ नॉडेल महोदय, ऑप्शन डी ए के रोसी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर ये 17 का आप लोग बताइएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन बी ये है, मैक्स वेबर महोदय हो जाएंगे। क्योंकि प्रश्न क्या कह रहा है आप लोग देख ही लिए हैं। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से यह किसका तर्क है कि क्या है, सम्मान को विशिष्ट सकारात्मक अथवा नकारात्मक सामाजिक आंदोलन के पदों में परिस्थिति समूह की पहचान की जा सकती है। तो ये मैक्स वेबर महोदय
हैं आपके। मैक्स वेबर ने ये जो उन्होंने तर्क दिया है कि सम्मान को किसी विशिष्ट सकारात्मक अथवा नकारात्मक सामाजिक आकलन के पदों की परिस्थिति समूह की पहचान की जा सकती है, क्योंकि ये कहते हैं कि जो प्रतिष्ठा संबंध परिस्थिति से है, जबकि सम्मान का संबंध किसी भी परिस्थिति के धारण करने वाले व्यक्ति की कार्यकुशलता, दक्षता और विशेषता एवं सफलता पर निर्भर करता है। ये मैक्स वेबर की अवधारणा है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका। प्रश्न नंबर 18 क्या आपका कह रहा है, ये कह रहा है कि सामाजिक, प्रश्न नंबर 18 आप ध्यान दीजिएगा, सामाजिक संरचना के अपने सिद्धांत में किसने भूमिका का वर्गीकरण मूलभूत, पर्याप्तता, प्रासंगिक और परिधीय के रूप में किया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए कह रहा AR रेडक्लिफ ब्राउन, ऑप्शन बी कह रहा एसएफ नोडल, ऑप्शन सी कह रहा JP मर्डॉक, ऑप्शन डी कह रहा CB यानी क्लाउड लेवी स्टार, सी लेवी स्टार मतलब क्लाउड लेवी स्टार। तो आप प्रश्न देखिए, सामाजिक संरचना अपने सिद्धांत में किसने भूमिका का वर्गीकरण मूलभूत, पर्याप्त, प्रासंगिक और परिधीय के रूप में किया है। तो इसका आंसर आपको बताइए कौन है इसमें से, AR रेडक्लिफ ब्राउन महोदय हैं कि नोडल महोदय हैं कि मर्डॉक महोदय हैं कि क्लाउड लेवी स्टार महोदय हैं। ठीक है, ये कौन हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 18 तो आप मेरे ख्याल से आप सब जान गए होंगे कि ये ऑप्शन एसएफ नोडल महोदय का है। ये ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर है, ये एसएफ नोडल महोदय हो जाएंगे, क्योंकि ये कहते हैं कि सामाजिक संरचना के अपने जो सिद्धांत में नोडल की जो भूमिका है, ये मूलभूत भूमिका और पर्याप्त, प्रासंगिक भूमिका और परिधीय भूमिका की बातें करते हैं आपके नोडल महोदय। क्योंकि जो आप नोट कर लीजिएगा, जो नोडल महोदय की जो पुस्तक है, क्या है पुस्तक, नोट कर लीजिए, थ्योरी ऑफ साइंस स्ट्रक्चर, पुस्तक का नाम है थ्योरी ऑफ साइंस स्ट्रक्चर में ये इसमें संरचना, सिद्धांत, भूमिका, संबंधों के ताने बाने और इसकी रचना के आधारों को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। और आगे नोडल महोदय कहते हैं कि जो संरचना वस्तुओं, घटनाओं एवं घटनाक्रमों और ऐसे अनुभवपरक तत्वों को जो है प्रकट करती है जिनका निरीक्षण एवं विश्लेषण किया जा सकता है। संरचना किसी वस्तु के हिस्से की नियमित व्यवस्था को इंगित करती है, ये कहते हैं, जो कि अपेक्षाकृत स्थिर होती है, जबकि हिस्से यानी कि जो हिस्सा जो उसका भाग होता है उसमें परिवर्तनशील होता रहता है। तो ये आपकी जो है अवधारणा आपके सब नोडल महोदय की है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। ये प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है आपका। ये कह रहा है निम्नलिखित सूची को सही सुमेलित कर सही उत्तर चुनिए। ये भी सुमेलित है सूची। प्रश्न नंबर 19 जो आपका कह रहा है, ध्यान दीजिए कि निम्नलिखित सूची को सही सुमेलित कर सही उत्तर चुनिए। तो ऑप्शन ए कह रहा है CH कूले। एक तरफ देखिए आपका प्रश्न नंबर 19 ध्यान दीजिए, एक तरफ जो है लेखक है यानी राइटर हैं, ये आपका इधर राइटर हैं, ठीक है, और इधर बी तरफ जो है ये क्या है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ये बुक है, ह्यूमन टाइप्स, द मेट्रोपोलिटन, ये सब बुक है, ठीक है, आप लोग ग्रंथ है इनके। तो CH कूले महोदय की ये प्रश्न 19 क्या कह रहा है, निम्नलिखित सूचियों को सही सुमेलित कर सही उत्तर चुनिए। ये ऑप्शन ए कह रहा है CH कूले महोदय का सोशल ऑर्गेनाइजेशन बता रहा है। ऑप्शन बी कह रहा है आर्थफर्थ का ह्यूमन टाइप्स बता रहा है। ऑप्शन सी कह रहा है जॉर्ज सिमेल द मेट्रोपोलिटन मेंटल लाइफ बता रहा है। ऑप्शन डी कह रहा है उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसमें से कौन सी किसी की पुस्तक है, तो सही करिए, इसका आंसर दे रहा है। तो मैं इसलिए कहता हूँ फ्रेंड्स, अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप क्लास लगा के रख दिया कीजिए और सुना कीजिए, तो सुनने से ही ये आपकी काफ़ी तैयारी हो जाएगी, अगर आपके पास टाइम ना हो सुनने से ही। क्योंकि मैं ऐसा देखिए आपका ऑप्शन क्लियर करके बताता हूँ, अगर आपको बात देखने ना हो तो आप सुन लीजिए, तो भी आपको इसकी जानकारी हो जाएगी आंसर की, प्रश्न उत्तर की, कि प्रश्न उत्तर क्या कह रहा है, आंसर कह रहा है, क्योंकि मैं हर एक चीज़ आप सभी को क्लियर करके ही बताता हूँ। तो ये ध्यान दीजिए CH कूले सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी ऑप्शन ए जो है ये सही है, ठीक है। आपका आर्थफर्थ महोदय जो हैं ह्यूमन टाइप्स, ये भी इनकी बुक है, सही है। ऑप्शन सी कह रहा है जॉर्ज सिमेल द मेट्रोपोलिटन मेंटल लाइफ, ये भी इन्हीं की। तो ऑप्शन डी जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या कह रहा है, उपरोक्त सभी, यानी कि सभी सही सुमेलित हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या आपका है। प्रश्न नंबर 20 क्या कह रहा है आपका, ये 20 नंबर प्रश्न कह रहा है, यह किसका कथन है कि धार्मिक अनुष्ठानों का प्रकार समाज के सदस्यों पर समाज की नैतिक श्रेष्ठता की अभिपुष्टि करता है। ठीक है, प्रश्न 20 आप ध्यान दीजिए, 20 नंबर कह रहा है, यह किसका कथन है
कि धार्मिक अनुष्ठानों का प्रकार समाज के सदस्यों पर समाज की नैतिक श्रेष्ठता की अपुष्टि करना है। तो ऑप्शन ए कह रहा है जेम्स फ्रेजर महोदय, ऑप्शन बी कह रहा है इमाइल दुर्खीम, ऑप्शन सी कह रहा है AR रेडक्लिफ ब्राउन महोदय, ऑप्शन डी कह रहा है बी मेलिनोस्की ब्रोनिस्ला मेलिनोस्की, इसका पूरा नाम है। ठीक है, तो इसमें से कौन हो जाएगा? प्रश्न उत्तर नंबर 20 का आंसर बताइएगा। तो ये आपके ऑप्शन बी इमाइल दुर्खीम महोदय हो जाएंगे। मैं आप सभी के जानकारी के लिए ऑप्शन बी है फ्रेंड्स, इमाइल दुर्खीम महोदय हो जाएंगे आपकी। ये ऑप्शन बी इमाइल दुर्खीम महोदय इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो इमाइल दुर्खीम महोदय हैं इनके बारे में आप मैंने कहा ना कि ये सब इम्पॉर्टेंट राइटर हैं, इनका जो प्रश्न है यहाँ से गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि इमाइल दुर्खीम की जो पुस्तक है, कौन सी पुस्तक है आप नोट कर लीजिए, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, जिसे इन्होंने सन 1912 में लिखा है। कौन? इमाइल दुर्खीम महोदय। इसमें इन्होंने कहा कि धार्मिक अनुष्ठानों का प्रकार समाज के सदस्यों पर समाज की नैतिक श्रेष्ठता की अपुष्टि करना है। तो इसलिए ये जो है जो अवधारणा है इमाइल दुर्खीम महोदय का है, क्योंकि इन्होंने धर्म की परिभाषा जो देते हैं, कहते हैं कि धर्म पवित्र वस्तुओं से संबंधित विश्वासों और आचरणों की वह व्यवस्था है जो इन पर विश्वास करने वाले लोगों का एवं नैतिक समुदाय में संयुक्त रूप से भागीदारी होती है, भागीदारी करते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आपके समझ में आ गया होगा कि यह कथन किसका? धार्मिक अनुष्ठानों का प्रकार समाज के सदस्यों पर समाज की नैतिक श्रेष्ठता की पुष्टि करना है, तो इमाइल दुर्खीम है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है आपका। आज फ्रेंड्स आप सभी के बीच ये 20 प्रश्नोत्तरों की एक श्रृंखला थी जो समाप्त हुई। उम्मीद करता हूँ ये 20 प्रश्नोत्तर आपकी समझ में आ गए होंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए मेरा यूट्यूब चैनल है, आप लोग जो ना जानते हो जान लीजिए। यूट्यूब चैनल का नाम आप लोग देख लीजिएगा, सोशियोलॉजी बाई पुजारी यार। ठीक है, यानी कि सोशियोलॉजी बाई पुजारी सर आप डाल देंगे यूट्यूब पे जाके तो आपको मिल जाएगा। जो नए लोग हैं टेलीग्राम लिंक से जुड़ने के लिए ऑफिशियल पुजारी ये टेलीग्राम लिंक है, और व्हाट्सअप नंबर आप सभी के लिए मैंने उपलब्ध करा दिया है। आप लोग 9452733186, ठीक है, यानी 9452733186 ये व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आपसे कॉल से तो बात नहीं होगी, व्हाट्सअप नंबर करेंगे आप जो है उस पर आपको मैं जो है मैसेज का जवाब मिल जाएगा। और आपको अगर PDF वगैरह चाहिए इन सब का तो आप इस व्हाट्सअप नंबर पे आप जो है बताइएगा, सूचना दीजिएगा, तो आपको PDF वगैरह प्राप्त हो जाएगा। और ये या तो आप ये ऑफिशियल पुजारी से टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाएंगे, आपको यहाँ से भी मिल जाएगा। बाकी आप जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब ना किए हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को सोशियोलॉजी बाई पुजारी यार को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सब अगर सब्सक्राइब किए रहेंगे इस चैनल तो आप सभी का नोटिफिकेशन इस क्लास का जब भी क्लास पढ़ता है, क्लास होती है, तो आप सभी को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। खासकर उन छात्राओं के लिए यानी जो है ज़रूरी है ये चैनल, जो सोशियोलॉजी से PGT UGC नेट JRF UPSC PPPSC वगैरह की, मतलब आप किसी स्टेट से हैं, बिहार से हैं, UP से हैं, झारखंड से हैं, छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली से हैं, हरियाणा से हैं, तो ये क्लास हर उन छात्राओं के लिए इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, जो सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोग इसी प्रकार अपना प्यार और सहयोग बनाए रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच आप सभी का फ्रेंड्स।